ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सूडिया, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। ग्राम पंचायत बड़लिया सरपंच ज्ञान सिंह पंवार बोले, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य। अजमेर जिले की अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बड़लिया के वर्तमान सरपंच ज्ञान सिंह पंवार ने DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग में जानकारी देते हुए पंचायत की समस्त समस्याओं और विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। पद पर रहते हुए सरपंच श्री पंवार पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हो DRT न्यूज चैनल। मैं आपके साथ सुवानदाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बड़लिया के अंदर, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीमान ज्ञान सिंह जी पंवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इनसे आज बात करते हैं खास मुलाकात के अंदर इनकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं। तो आज बात करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो सर आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। सेम टू यू। तो सरपंच साहब, जैसे अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत के अंदर मुद्दे तो बहुत होते हैं। जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है, और शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे बात करें, शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का स्तर अभी काफ़ी कमज़ोर है। मैं सरपंच बना तब वादा किया था कि मैं शिक्षा के स्तर को उच्चतम स्तर पे लाऊंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, बीच में मैं बीमार होने से मैं इस मुद्दे पर काम नहीं कर सका। और मैं करीब 36 साल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ था, और जिस स्कूल में भी मैं गया वहाँ का स्तर सुधारा है। एज ए लेक्चरर गया तो फिजिक्स में वहाँ बच्चे एडमिशन लेने में तरसते थे। वहाँ जहाँ प्रिंसिपल रहा वहाँ भी यही स्थिति रहा, और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रहा तो मैंने पूरे क्षेत्र में इसी बात पर जोर दिया कि शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को मैंने डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, और आज वो उदाहरण है कि बच्चे की जो कंसेप्ट है, नींव है, वो सही हो तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर उसको प्रेरणा भी देता हूँ कि मोटिवेशन देता हूँ जिससे वो कुछ अच्छा करे। लेकिन अब या तो इस गांव का दुर्भाग्य कहें या मेरा कहें कि मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा नासाज थी। अब मैं ठीक हूँ, अपने आप को महसूस करता हूँ। आई एम 72 ईयर्स यंग, नॉट ओल्ड। अब मैं नॉर्मल स्थिति में आया। चुनाव के बाद ही मुझे लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी, लीवर में पानी भर गया था, लीवर सिरोसिस वाली स्थिति थी। तो दवाइयाँ लेते हुए अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब मैं अगले साल से अगर कोरोना नहीं रहा तो शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दूंगा। फिर यहाँ हमने गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से जो महात्मा गांधी स्कूल होती है वो भी खुलवा दी। उसमें भी अब प्रिंसिपल की पोस्टिंग होना ड्यू है, इंटरव्यू वगैरह हो चुके हैं, तो उस स्कूल को भी अच्छे स्कूल में से बनाया। जी, तो जैसे सरपंच साहब अपने बात करते हैं, आप एक शिक्षा से जुड़े हो और लॉन्ग टाइम से आपने बच्चों का भविष्य भी बनाया है। तो वो आज आपको बच्चे भी देख रहे हैं, आपकी पंचायत समिति के लोग भी देख रहे हैं, पूरा भारत देश देख रहा है। तो सरपंच साहब अपने बात करें, बालिका शिक्षा का क्या स्तर है? बालिका शिक्षा में काफ़ी बढ़ावा है। स्तर तो जरूर 2003 के बाद, जब से राजस्थान सरकार ने ये किया कि भाई किसी को 8वीं तक फेल मत करो। मैं जब शिक्षा विभाग में था तब से ही ये निरंतर शिक्षा स्तर गिरता गया, और बीच में तो बहुत ज़्यादा गिर गया था। अब मैं मेरे बड़लिया ग्राम पंचायत में तो इसको 1-2 साल में अच्छी स्थिति में ला दूंगा, क्योंकि शिक्षा से ही जुड़ा हूँ, वर्षों का अनुभव है। और 1 नहीं 2 नहीं, मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं जो आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। अपने भारत में ही नहीं, विदेशों में भी है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में भी। तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं शिक्षा के स्तर को उच्चतम कर दूंगा।
भगवान ने मेरा साथ दिया, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो स्वास्थ्य नहीं है तो फिर आदमी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, अपना स्वास्थ्य सही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता सर। तो जैसे सरपंच साहब अपने बात करते हैं, ये मेरा पर्सनली मुद्दा है आपसे कि जैसे अपने सीएम साहब ने भी जो प्रस्ताव में दिए हुए हैं कि जो अपनी बच्चियों की 18 वर्ष से आयु लेके 21 वर्ष कर दी गई, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि इसके अंदर शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है या जो अभी दरिंदगी हो रही है उसको बढ़ावा मिला है? दरिंदगी तो नाबालिग के साथ भी हो रही है। ये क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों होता है, ये मुझे भी बड़ा ताज्जुब होता है। क्या बिल्कुल भूखे भेड़िए या गिरे हुए इंसान है जो ऐसा काम करते हैं? 18 से 21 करने से ये सुविधा होगी कि बच्ची जब 21 साल की होगी उसके बाद उसकी शादी होगी तो वो समझदार होगी, अपने पाँव पर खड़ी होगी। और बच्चे का पहला गुरु होता है जो माँ ही होती है। तो ज़्यादा अपने भारत के भविष्य के लिए अच्छा होगा जी। और मेरा ध्येय है पहले देश, अगर देश सुरक्षित है तो मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा समाज सुरक्षित है, मेरा घर सुरक्षित है, अन्यथा कोई सुरक्षित नहीं है। इस सिद्धांत में मैं कार्य करता हूँ जी। जैसे सरपंच साहब अभी अपने ग्रामीण से जुड़ी अपनी बातों पे फोकस करते हैं, अपनी ग्राम पंचायत में क्या समस्या है जिसकी वजह से आज आपको सरपंची पद पे आना पड़ा, जनता ने आपका भरपूर सहयोग किया, आपको ऐसी क्या कमियां लगी जिसकी वजह से आज आप सरपंची पद पे हो? ऐसा है कि मैं अजमेर में आराम से रह रहा था, अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था, पेंशन दे रही थी सरकार, और मैं स्कूलों में फिजिक्स फ्री पढ़ाने जाता था, 1 में नहीं 2 में नहीं कईयों में। और आपको बताऊं विद्या भारती की स्कूलें हैं जहां दिसंबर में होशियार बच्चों के अजमेर ज़िले में ये शहीद अविनाश महसूल में कैंप लगते हैं और उनको तैयार किया जाता था। तो मुझे वो बुलाते तो एक पीरियड फिजिक्स पढ़ानी है, लेकिन वहाँ के बच्चे 4 पीरियड मुझे नहीं छोड़ते। वो कहते साहब बायोलॉजी हमें आती है, केमिस्ट्री हमें आती है, हमें तो फिजिक्स वाले में प्रॉब्लम है। तो मैं 4-4 घंटे भी फिजिक्स पढ़ाता था। और बाकी रूटीन में हर स्कूल में जो भी कॉल कर लेते, बुलाने पे ही जाता था, फिजिक्स पढ़ा के आता था बिना पैसे के। इवन टू भाव से, हाँ, इवन टू कई तो कहते साहब पेट्रोल के पैसे तो लो, नहीं, अगर आप पेट्रोल के 100 रुपये दोगे तो मेरी इच्छा करेगी मुझे 200 मिले, बिल्कुल 400 मिले, तो मैं पैसे का संबंध नहीं रखना चाह रहा जी। तो अब वहाँ मेरे पास गांव के कुछ चुनिंदा व्यक्ति आए और कहा साहब आपको गांव आना है। 27 दिसंबर को मुझे यहाँ बुलाया और करीब 250-300 आदमी आए और उन्होंने कहा कि साहब हम इस गांव में हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे को या तो गांव छोड़ना पड़ेगा या हमारी ज़मीनें छिन जाएगी। पूर्व सरपंच ससुर ने उनके साथ ऐसी ऐसी जातियाँ की है कि पूछो मत। तो उन्होंने मुझे जोर दिया, तो मैंने कहा भाई मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो मेरे सुखी जीवन अजमेर में ही रहना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे कि आप अजमेर में सेवा क्यों करते हो, आप इस गांव में जन्मे, इस गांव में पढ़े, मैं 5वीं तक बड़लिया में ही पढ़ाई की, उस टाइम 5वीं ही थी, तो आपको सेवा इस बड़लिया में करनी जी। फिर एक व्यक्ति आज मुझे याद है, उसने खड़े होकर कहा साहब रावण को मारने के लिए राम को धरती पे जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा है कि इनके साथ वास्तव में अति हो रही है, तो मैंने हाँ भरी, लेकिन उनके सामने शर्तें रखी मैंने कि मैं एक पैसा खर्च नहीं करूँगा, क्यों मुझे पैसा कमाना ही नहीं है, मैं कमीशन नहीं लेता, मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं लिया एज ए प्रिंसिपल या और दूसरे में ज़मीनों के भी कईयों को मेरे मिलने वालों को दिलाई या अनजानों को भी दिलाई, कमीशन से मुझे नफरत है। तो उन्होंने कहा साहब पैसा जाने हम जाने, ठीक भाई मैं शराब नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि मैं शराब पिए हुए आदमी को घर में भी नहीं घुसने देना चाहता, और आता है तो हाथ जोड़ के उससे विनती करता हूँ, नहीं मानता है तो धक्के धक्के निकाल देता हूँ जी। जबकि कई व्यक्तियों ने मुझे कहा कि साहब पूर्व सरपंच तो हमें घर बुला के शराब पिलाता था और आप ऐसे कैसे हो जो वहाँ शराब पी कर आ गए तो हमें धक्के दे रहे हो। मैंने कहा मुझे इस शराब के नाम से नफरत है जी। ये आपके परिवार को नष्ट कर देगी। फिर मैं उस शराबी व्यक्ति से मैंने पूछा कि आपका बेटा शराब पिए तो कैसे लगे, कि साहब उसके जूते मारूंगा। अरे भाई जब
आप उसके जूते मारोगे तो आप क्यों पीते हो? क्योंकि ये मैंने देखा कि हमारे रावत समाज में शराब से बहुत बर्बाद हुए। हमारे गांव में कई विधवाएं हो गई जवानी में भी ड्यू टू दिस शराब। तो इस तरह से दो शर्त रखी तो गांव वालों ने जाने कहा साहब शराब जाने हम जाने, पैसे जाने हम जाने, आपको तो केवल आके और हमारे मोहल्ले में आना है और दो शब्द कहने हैं, ढाणी में आओ और कहो, बाकी सब कमान हम संभालेंगे। मैंने कहा तो ठीक है भाई। तो उन्होंने जिता दिया और सेवा कर रहे हैं। और मैं सरपंच बनने के बाद अवैध खनन, प्रभु की कृपा मानता हूँ मैं तो करने वाला क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं, निमित्त मात्र हूँ। अवैध खनन बंद हो चुका। हमारे यहाँ दो तरह के अवैध खनन थे, एक तो चिनाई के पत्थर और एक सफ़ेद पत्थर होता है फाल्सपार, जो इनमें ग्राइंडिंग में जाते हैं, उनसे ये चीनी वगैरह के कोई आर्टिकल्स बनते हैं। तो ये करीब बंद हो चुके। दूसरा अतिक्रमण भी मैंने कोशिश की है कि मेरे आने के बाद अतिक्रमण नहीं हो। तो चरागाह में भी अतिक्रमण बंद हो गए और एडीए का भी अतिक्रमण आज हटवाया। मैंने 27/12 को एडीए में अर्जी दी कि साहब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो एडीए की 3-4 बीघा ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब हम आएंगे, और वो आज आए और अतिक्रमण हटाया। तो अतिक्रमण के भी मैं खिलाफ हूँ। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, अगर कैसे बड़लिया से शराब से छुटकारा मिल जाए बड़लिया वालों को तो बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है। जी, जैसे कि सरपंच साहब अपने मदिरा की बात चल रही थी, तो अपने इस पे बात करते हैं। जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर काफी ग्रसित हो रही है, बहुत, और पतन की ओर भी जा रही है, और पूरे के पूरे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो आज आपको आपके ग्राम पंचायत के युवा भी देख रहे हैं, पंचायत समिति के युवा, जिले के युवा देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि शराब से कसम ले लो, अगर आप अपने परिवार का और अपने घर का बच्चों का भला चाहते हो और देश का भला चाहते हो, तो हालांकि सरकार ने तो इसके शराब के ठेके खूब देते हैं इनको, ये तो कमाई रेवेन्यू इसी को मानती है, कमाई का जरिया हो गया। हालांकि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि नहीं, आप कमाई अच्छी करो ना, खूब कमाई की जगह सरकार के लिए, लेकिन ये जो नौजवानों को ये भटकाने वाली, बर्बाद करने वाली ये शराब है, मदिरा है। और मेरे गांव में भी करीब 1000 के करीब महिलाएं ऐसी है जो विधवाएं हो चुकी है, उनकी विधवा पेंशन है, किसी को पालन आहार योजना में है, यंग एज में भी मर गए, कोई यंग एज में नहीं मरे तो बाद में 40 साल 50 साल 60 साल बाद शराब की वजह से मरे। तो मैं तो शराब के बिल्कुल खिलाफ हूँ साहब, बाकी सरकार जाने और उसका काम जाने। हाँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मैं मेरे प्रदेश में नशाबंदी लागू कर दूंगा। जी, काफ़ी जगह ये हुआ भी है सर। हाँ, ग्राम पंचायत में भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो गांव के वो जो वोट देने वाले बात होते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बना रखा भाई इतने % वोट मिले जब, तो उसमें लेडीज़ तो करीब करीब सहमत हो जाती है, लेकिन जेंट्स कम होते हैं। फिर दुश्मनी भी हो जाती है कि साहब हमारा धंधा बंद करवा दिया शराब का ये। तो अब इसलिए इसके बारे में तो सरकार ही सोचे। तो सर इससे एक बात और भी है, जैसे काफ़ी लोग जो मेडिकेटेड नशा भी ले रहे हैं और जो मदिरा वगैरह सेवन कर रहे हैं, तो वो यही सोचते हैं कि मेरा परिवार है जो इसी से पल रहा है। तो देखो, परिवार पालने के और भी जरिए बहुत हैं। जो रोड पे रहते हैं वो भी खाना खा के सोते हैं। बिल्कुल। तो देखो, मेन है जो अपना पर्पस है वो खाना है, अपने रोटी के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहोगे सर? मैं तो ये कहता हूँ मेरे ग्रामवासियों को किसी के भी आटा नहीं हो तो 2 दिन पहले मुझे कहे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं व्यवस्था आपकी कहाँ से करूँ, चाहे मुझे जेब से देना पड़े, चाहे किसी भामाशाह से लाना पड़े, लेकिन मुझे मालूम पड़ना चाहिए। और जहाँ मालूम पड़ा मैंने उनको दिलवाया है, आटा, दाल, मिर्च, मसाले, तेल, जो भी, लेकिन मुझे मालूम पड़ना चाहिए। अगर वो लोग मेरे तक अप्रोच करते हैं तो मैं मेरी जेब से या किसी भामाशाह से मैं ये व्यवस्था करवाता हूँ। मैं एक ही बात चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोए। भूखे तो उठते तो सभी है, बिल्कुल, लेकिन सोए कोई नहीं। क्या बात है सर। और कोई नहीं बताए तो फिर उसकी मर्जी है। जी, तो सरपंच साहब एक जैसे और देखा गया है, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसके अंदर, जैसे अपने CM साहब और PM साहब ने भी एक गाइडलाइन जारी की थी जब शुरू में कोरोना आया था उस टाइम, कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए।
तो मृत्यु भोज देखा जा रहा है कि इतने लंबी टाइम से चली आ रही है परंपरा, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो अपने यहाँ पे मृत्यु भोज का क्या स्तर है, इस पे आप क्या कहोगे? ऐसा है साहब, मैं 1973-74 की बात बताता हूँ। मैं एक, हमारे यहाँ नुक्ता कहते हैं मारवाड़ी को, मैं मोसर या मृत्यु भोज, उसमें जिमने गया। यहीं पास में है, आधा 1 किलोमीटर पे फोदियाड़ी में लाला बाबा का नुक्ता था। जिम के फिर चुलू कर रहा था, यानी हाथ धो रहा था। तो विचार आया दिमाग में उस जमाने में कि ये मृत्यु भोज तो गलत है। इससे जो सक्षम है वो तो कर सकता है, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसको तो जमीन बेचनी पड़ेगी। तो मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया कि मृत्यु भोज में जाऊंगा नहीं, उसका अन्न नहीं लूंगा। मैं इसके खिलाफ हूँ कि मृत्यु भोज कतई नहीं होना चाहिए। उससे कई व्यक्तियों की जमीनें बिक चुकी है, क्योंकि होड़ा होड़ करते हैं या कोई फप्ती कसते हैं, कोई ताने कसते हैं कि वो तेरे बुजुर्ग तो वहाँ लौट रहे हैं शमशान में, इस तरह की। मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। बरसों हो गए, 1973-74 के बाद मैं कोई भी मृत्यु भोज में शामिल नहीं हुआ और न होऊंगा जब तक जीऊँगा, और कोई उसका अन्न भी नहीं लूँगा। जी, क्या बात है। जैसे सरपंच साहब अपने बात करते हैं, जो लोग मृत्यु भोज के अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब एक मान लेते हैं कि लोगों को खिलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पैसे को अगर शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिया जाए तो इस पे आप क्या कहोगे? बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर मृत्यु भोज के अंदर जो लगने वाला खर्चा है उसको शिक्षा के क्षेत्र में लगा दें, या और कहीं नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा दें, तो उनके बच्चों का, उनके परिवार का उद्धार हो जाएगा। और जनहित में अगर वो लगा दें तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, उनका नाम वर्षों तक रहेगा। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ साहब कि मृत्यु भोज कतई नहीं होना चाहिए, इसके खिलाफ हूँ। हालांकि रिपोर्ट तो मैं यूँ नहीं करता, ये सरपंच का दायित्व होता है कि रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन कई बार मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मैं जाता भी नहीं हूँ, न उनको कोई न्योता आता है। मृत्यु भोज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी खुला जाए, इच्छा से जिम के आ जाए, तो मुझे जानकारी भी नहीं होती है, और इसलिए मुझे जानकारी भी नहीं है कि अभी इन 2 सालों में कोई मृत्यु भोज हुआ हो, मेरी नॉलेज में नहीं। 12 तो करते हैं, 12 दिन पर। जी, जैसे कि ये हमारे साथ सरपंच साहब बड़लिया ग्राम पंचायत के, तो इनके आज हमने विचार लिए और बहुत कुछ इन्होंने अपने ग्रामीणों को बताया हमारे चैनल के माध्यम से। तो सरपंच साहब, आप हमारे DRT न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो ये संदेश यही देना चाहता हूँ, और स्कूल में भी था तब भी स्टूडेंट्स को ये देता था कि भाई पहले देश फिर मेरा परिवार। में देश अगर सुरक्षित है तो हमारा परिवार भी सुरक्षित होगा। अपन हिस्ट्री देख लें, अगर देश सुरक्षित नहीं रहा तो परिवार भी सुरक्षित नहीं रहा। बिल्कुल। तो इसलिए देश पहले होना चाहिए जी। इसका एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जी। एक प्रतिनिधि मंडल जापान गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। तो बाद में इतनी वो उन्नति कर गया कि अमेरिका उसकी टेक्नोलॉजी से घबराता था। आज भी टेक्नोलॉजी वहाँ बहुत गजब की है। तो उन्होंने पूछा, उस प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल में गए बच्चों से कि भाई बच्चों ये बताओ कि आप किस धर्म को मानते हो? कि बौद्ध धर्म को। एक बच्चा खड़ा होकर जवाब देता है जी, बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है उसको हम मानते हैं। तो वास्तविकता है जापान में बौद्ध धर्म है। तो अगर महात्मा बुद्ध आपके देश पर सेना लेकर आक्रमण करने आ जाए तो क्या करोगे? तो दूसरा बच्चा खड़ा होकर जवाब देता है, साहब हम उसका सिर काट लेंगे जी। यानी भगवान भी बाद में है, धर्म भी बाद में, पहले मेरा देश है। ये सोच उन बच्चों की थी। क्या बात है। तो वहाँ के नागरिकों की भी ऐसी सोच है, तो आज वो दुनिया की चोटी का देश है। इसी तरह इजराइल के बारे में, इसी तरह दूसरे देशों के बारे में, जहाँ देश के प्रति सोचते हैं वो निश्चित वो देश उन्नति की ओर होता है। और अगर यही सोच हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का कहीं मुकाबला नहीं, और किसी भी दुनिया के देश में वो चीज़ें नहीं जो हमारे देश में। यहाँ सारे खनिज हैं, सारे जलवायु है, सारी तरह की मिट्टी है, हर फसल पैदा होती है। ऊंचाई में हिमालय पहाड़,
बर्फीली चोटियाँ, नदियाँ, ये गंगा नदी का मैदान और उपजाऊ जमीन, सब तरह की यहाँ सुविधाएं हैं। जी लेकिन नागरिकों की सोच, और वो सोच किस पर निर्भर करती है? शिक्षा पर। जी संस्कारित शिक्षा होनी चाहिए। जी अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लॉर्ड मैकाले ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जी उसने देखा कि इस हिंदुस्तान को कैसे काबू किया जाए, तो उन्होंने उस जमाने में, लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति चलाई और उससे केवल बाबू ही उत्पन्न हो सके ऐसा काम किया। जी तो इसलिए आज वो अभी हम उससे मुक्त नहीं हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, जो आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद सर, आप पधारे, स्वागत है आपका यहाँ पर, और उम्मीद है कि आप देश के लिए काम करेंगे। जी हमारा ध्येय यही होना चाहिए। जी मैं तो जहाँ भी क्लास में भी जाता तो मेरा ध्येय ये होता है कि मैं इन बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर्स, इंजीनियर या ऑफिसर ऐसे बनाऊं जो देश के अच्छे नागरिक हों और देश सेवा में काम आ सके। और जब तक मैं शिक्षा विभाग में रहा, और ये मैं इसमें काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ सफल रहा, क्योंकि आज भी मेरे स्टूडेंट्स हर फील्ड में मिलेंगे आपको। क्या बात है सर। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल।